बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटों, हमने इससे पहले मतला और मक्ता पे लेक्चर मैंने दिए और आपने सुने और देखे। आज का लेक्चर काफ़िया पे है और ये हमारा तीसरा लेक्चर है। काफ़िया का लफ्ज़ जो है ये कफ़ा से मुश्तक़ है। ये देखें लिखा हुआ है, कफ़ा से निकला है। मुश्तक़ का मतलब होता है कि निकला है। और इसके लुग़वी मानी जो हैं, जो लुगत में दर्ज हैं, वो हैं पीछा करने वाले के, या पे दर पे आने वाले, या पीछा करने वाले, या पीछा करने वाला, पे दर पे आने वाला, या के बाद दीगरे आने वाला, एक के बाद दूसरा। और इसकी इस्तिलाही तारीफ़ जो है वो कुछ ऐसे बनती है कि वो हम सौत यानी हम आवाज़ अल्फाज जो किसी गज़ल या कसीदा के मतला के दोनों मिसरों में और बकिया अशार के हर दूसरे मिसरे में रदीफ़ से पहले आते हैं, ये काफ़िया कहलाते हैं। और इसकी सादा सी तारीफ़ अगर की जाए तो अशार में रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज काफ़िया कहलाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ़ मतला में या गज़ल या कसीदा में ही काफ़िया नहीं आता, बल्कि ये हर किस्म की शायरी में जो काफ़िया है ये अशार की बुनियादी ज़रूरत है। इसके बग़ैर शेर मुकम्मल नहीं होता। रदीफ़ के बग़ैर हो जाता है, काफ़िया के बग़ैर कोई भी शेर उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता नसरी नज़म या आज़ाद नज़म में काफ़िए का इल्तिज़ाम ना भी किया जाए तो चल जाता है। बाकी सारी जो शायरी है उसमें वो नज़म हो, गज़ल हो और नज़म की कोई भी बाकी अक़साम हों, जैसे मुखम्मस है, मुसद्दस है, मुसल्लस है, रेख्ती है, रुबाई है, कता है, मरसिया है, इन तमाम के अशार जो हैं, कसीदा है, इन तमाम के अशार में काफ़िए का होना ज़रूरी है। इसके बग़ैर चारा नहीं है। अब हम आते हैं इसकी बुनियादी बातों की तरफ। ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसकी जमा बनती है कवाफ़ी और ये अशार में इंतहाई ज़रूरी है, पहले बात हो चुकी है। और फिर ये शेरी इस्तिलाह है, यानी वज़ा किया गया है इसको भी। 4 शेरी इस्तिलाहात जो हैं हम पढ़ रहे हैं, मतला, मक्ता, काफ़िया और रदीफ़। अब हम आते हैं कुछ मिसालों की तरफ। चिराग हसन हसरत की गज़ल से ये पहले मैंने मिसाल ली है। ये मुरद्दफ़ गज़ल की मिसाल है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मुरद्दफ़ गज़ल जो है उसमें रदीफ़ मौजूद होती है और काफ़िया जो है वो रदीफ़ से पहले होता है। यारब गमे हिजरा में इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पर है वो दस्ते दुआ होता। मेरे बेटों, अगर गौर करो तो इस मतला में, गज़ल के मतला में किया और दुआ जो है ये काफ़िया है। अब मतला जो है इसके दोनों मिसरों में आपको रदीफ़ से पहले जो है वो काफ़िया नज़र आता है। नीचे आए दूसरे शेर में, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ये ख़ास तौर पे मैंने शेर इसलिए ये मुंतखब किया है कि अगर आप इसमें गौर करें तो दूसरे मिसरे के 2 जगह पे हमें काफ़िया नज़र आ जाएगा। कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। लेकिन ये सुना जो है ये काफ़िया है। ये सुना जो है ऊपर मिसरा जो है, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, ये सुना काफ़िया नहीं है। ये सुना जो है ये रदीफ़ से जो पहले आया है फ़ौरन पहले, ये काफ़िया है। और ये कहा जो है ये काफ़िया नहीं है। अलबत्ता अगर इसको उलट कर लिया जाए, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता, तो फिर कहा जो है ये काफ़िया बन जाता, क्योंकि ये फिर रदीफ़ से जो है वो ठीक पहले, फ़ौरन पहले जो है वो मौजूद होता। तो ये ज़रा ज़हन में रखना है कि काफ़िए की पहचान हमेशा ये होती है कि रदीफ़ का एक हरफ हो, लफ्ज़ हो या अल्फाज का मजमुआ क्यों ना हो, उससे पहले जितनी वो रदीफ़ है उससे पहले जो लफ्ज़ होगा वो काफ़िया कहलाएगा। और उसकी पहचान जो है कि वो आवाज़ उसकी और उसका वज़न जो है वो बराबर होंगे, हम सौत होगा और हम वज़न होगा। अब हम गैर मुरद्दफ़ गज़ल की मिसाल की तरफ आते हैं कि जिसमें आप जानते हैं कि काफ़िया जो है वो आखिर पे आता है
اور اس میں ردیف موجود نہیں ہوتی، اسی وجہ سے اس کو غیر مردف غزل کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ تو آئی تنہائی رسوائی، اگر آپ غور کریں تو ان کی آوازیں مل رہی ہیں، اور یہ آخر پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے آخر پہ کہ یہ غیر مردف غزل میں سے میں نے جو قافیے ہیں وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ مردف غزل کے تھے، اس لیے اس میں ردیف موجود تھی اور قافیہ اس کے ٹھیک پیچھے موجود تھا، اور اس کی آواز سے پہچانا آپ نے، اور ادھر بھی آپ نے آواز سے پہچانا۔ اسی طرح سے اس دن بھی میں نے مثال دی تھی کہ علامہ اقبال کی کئی غزلیات ایسی ہیں جس میں جو ہے وہ قافیے ہی آخر پہ آتے ہیں، ردیف موجود نہیں ہوتی، تو وہ آخر کے قافیے جو ہیں وہ پھر غیر مردف غزل کے قافیے کہلائیں گے۔ اسی طرح سے آپ کوئی اور غزل، جیسے قمر جلالوی، استاد قمر جلالوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کی غزل کب میرا نشیمن اہل چمن گلشن میں گوارا کرتے ہیں، گنچے اپنی آوازوں میں بجلی کو پکارا کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ جو پکارا آیا ہے اور گوارا آیا ہے، یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ قافیے کہلائیں گے، اور کرتے ہیں جو ہے، جو کل انشاءاللہ ہم ردیف جب پڑھیں گے تو مزید وضاحتیں ہو جائیں گی، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، تو وہ ردیف ہے۔ ردیف سے پیچھے جو لفظ دو آئے ہیں وہ قافیے کہلائیں گے۔ اب نزع کا عالم ہے مجھ پر تم اپنی محبت واپس لو، اب نزع کا عالم ہے مجھ پر تم اپنی محبت واپس لو، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ اب اتارا جو ہے یہ دیکھیں تو پہلے جو مطلع میں نے بولا تھا اس کے جو قافیے تھے اس سے یہ مل رہا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ اتارا اب قافیہ ہو جائے گا۔ کچھ حسن و عشق میں فرق نہیں ہے بھی تو فقط رسوائی کا، تم ہو کہ گوارا کر نہ سکے ہم ہیں کہ گوارا کرتے ہیں۔ تو اب پھر گوارا جو ہے وہ قافیہ کی صورت میں آ گیا، اور کرتے ہیں جو ہے وہ آخر میں ردیف موجود ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی اور مثال لیں، احمد فراز کی کوئی غزل لے لیں، ساقیہ ایک نظر جام سے پہلے پہلے، ساقیہ ایک نظر جام سے پہلے پہلے، ہم کو جانا ہے کہیں شام سے پہلے پہلے۔ تو اس میں اگر غور کریں گے تو جام اور شام یہ قافیے بنیں گے، اور سے پہلے پہلے جو ہے یہ ردیف بن جائے گی۔ کوئی بھی آپ اور غزل لے لیں، اس میں بھی آپ کو مثلاً حفیظ ہوشیارپوری کی غزل ہے کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے۔ اگر غور کریں تو کم اور ہم جو ہے یہ قافیے ہوں گے، اور نہ ہوں گے جو ہے وہ ردیف کہلائے گی۔ اسی طرح سے یہ پوری غزل جو ہے اسی طرح سے شاعر کو مکمل کرنی پڑتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہم صوت الفاظ لائے جاتے ہیں قافیے کے صورت میں، اگر وہ ہم صوت نہیں ہوتے، ہم وزن نہیں ہوتے، تو پھر وہ قافیے نہیں کہلاتے، اور وہ اس طرح سے غزل جو ہے وہ اس کو نہیں کہلانے کی مستحق، اور اشعار بھی جو ہیں وہ نہیں کہلائے جا سکیں گے۔ ہو گیا؟ تھینک یو ویری مچ بیٹا۔ اب آئندہ انشاءاللہ ردیف پہ بات ہوگی ہماری۔